तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त ही होंगे। बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 2025 जिसमें हम लेकर आ गए हैं 1, 2, 3 अंक वाले प्रश्नों को। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। मांसल फल किसे कहते हैं? इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सरस गूदेदार फल के 2 लक्षण लिखिए। जिन फलों में फलवृत्ति सरस तथा गूदेदार होती है वे मांसल फल कहलाते हैं। इनकी फलवृत्ति को बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति तथा अंतः फलवृत्ति में विभेदित किया जा सकता है। ये फल अष्टफोटक होते हैं, जिस कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। बीजपत्राधार तथा बीजपत्रोपरिक के मध्य अंतर बताइए। बीजपत्राधार में देखते हैं पहली पॉइंट। बीजपत्रों के ठीक नीचे या मूलांकुर के ठीक ऊपर स्थित अक्ष का भाग बीजपत्राधार कहलाता है। बीजपत्राधार में बताया गया है कि बीजपत्रों के ठीक नीचे या मूलांकुर के ठीक ऊपर स्थित अक्ष का भाग बीजपत्राधार कहलाता है। बीजपत्रोपरिक में देखते हैं पहला पॉइंट। प्रांकुर के ठीक नीचे का भाग बीजपत्रोपरिक कहलाता है। प्रांकुर के ठीक नीचे का भाग बीजपत्रोपरिक कहलाता है। बीजपत्राधार में अगली पॉइंट को देखते हैं। इसकी समाप्ति मूल शीर्ष में होती है। बीजपत्राधार में दूसरी पॉइंट में बताया गया है कि इसकी समाप्ति मूल शीर्ष में होती है और बीजपत्रोपरिक में इसकी समाप्ति प्रांकुर में होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक फलन, इसमें का वाला प्रश्न है। अनिषेक फलन, यह शब्द नॉल ने दिया। इस शब्द को नॉल ने दिया था। अंडाशय ओवरी, अंडाशय को ओवरी कहते हैं। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह फल बीज रहित सीडलेस होते हैं। इन्होंने बताया है कि यह फल बीज रहित सीडलेस होते हैं। अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हार्मोन्स जैसे जिबरेलिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। अनिषेक फलन में बताया गया है कि अंडाशय से बिना निषेचन के, अंडाशय में जब बिना निषेचन के, जिसमें कोई निषेचन ना हो, बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। देखते हैं अगली पॉइंट को। खा वाला प्रश्न। बहुभ्रूणता, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में यह काफ़ी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लोएनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय
होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। बहुभुरता की खोज एंटोनी वान लेeuwenhoek ने की थी और इन्होंने संतरों के बीजों में की थी और इन्होंने बताया है कि यदि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। देखते हैं अपनी अगले प्रश्नों को। ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। मानव में लिंग निर्धारण। मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 दैहिक या कायिक गुणसूत्र। ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। दैहिक या कायिक गुणसूत्र में ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं एवं संख्या में 22 जोड़ी पाए जाते हैं। संख्या में 22 जोड़ी पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है लिंग गुणसूत्र। ये लिंग निर्धारण करने वाले जीन हैं जो संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। लिंग गुणसूत्र में ये लिंग निर्धारण करने वाले जीन हैं जो संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। लिंग निर्धारण XY विधि। यहाँ पर मादा के लिए गुणसूत्र XX और नर के लिए XY दिया गया है, जहाँ पर मादा का 1 X और जब नर का 1 X मिलता है तो यहाँ पर पुत्री का जन्म होता है, और जब मादा का 1 X मिलता है और नर का 1 Y मिलता है तो पुत्र का जन्म होता है। वैसे यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार एक मादा का X और एक नर का Y मिलकर एक पुत्र को जन्म देता है, और एक मादा का X और एक नर का X मिलकर किस प्रकार पुत्री को जन्म देता है। इसे लिंग निर्धारण कहते हैं। देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को। उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले जीन्स ही आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं, अर्थात इनके द्वारा ही माता पिता के गुण संतानों में जाते हैं। ये जीन बिना किसी परिवर्तन के संतानों में पहुंचकर इनमें जनको जैसे लक्षण पैदा करते हैं। लेकिन कभी कभी इन जीनों की संरचना या व्यवस्था में अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी जीनों की संरचना या व्यवस्था में अचानक ऐसा परिवर्तन होता है कि संतानों के लक्षण जनकों से एकदम भिन्न होते हैं। अतः म्यूटेशन जीवों में अचानक प्रकट होने वाले वे परिवर्तन या असतत विभिन्नताएं जो वंशागत होती हैं तथा नई जातियों के विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं। हुगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन को ही विकास का मुख्य कारक माना है। उत्परिवर्तन में क्या बताया गया है कि जीवों के शरीर में पाए जाने वाले जीन्स ही आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं, अर्थात इनके द्वारा ही माता पिता के गुण संतानों में पाए जाते हैं। ये जीन्स बिना किसी परिवर्तन के संतानों में पहुंचकर इनमें जनको जैसे लक्षण पैदा करते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है कि जीनों की संरचना तथा उनकी व्यवस्थाओं में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि संतानों के लक्षण उनके जनकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जो उनके जनकों से बिल्कुल भी नहीं मिलते। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।